हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आई करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हैं। तो मोकैप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां जो हैं वो मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हो गई हैं। तो इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOW, जिसका फुल फॉर्म है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, कार्यक्रम दस्तावेजी विरासत पे केंद्रित है। लिखित या दस्तावेजी विरासत मानव जाति की एक विरासत है जिसके माध्यम से हम अतीत पास्ट में वापस देख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध भी कर सकते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था विश्व भर में जो मूल्यवान पुरालेख हैं, वैल्यूएबल आर्चिव होल्डिंग्स हैं और पुस्तकालय संग्रह, लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। मोकैप जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, मोकैप का फुल फॉर्म है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसी की एक सलाहकारी समिति IAC है। इसकी सहायक इकाई है IAC अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी समिति। IAC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी और इसकी क्या है मोकैप की सब्सिडरी है, सहायक इकाई है। मोकैप जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए एक क्षेत्रीय मंच है। मोकैप एशिया प्रशांत क्षेत्र के 43 देशों को समाविष्ट करता है। मोकैप एशिया प्रशांत क्षेत्र के 43 देश को समाविष्ट करता है। मोकैप का जो उद्देश्य है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को बढ़ावा देना, उसकी निगरानी करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना। मोकैप जो है वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तावेजी विरासत के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर का रखरखाव करता है। मोकैप मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है वो क्या करता है, तो दस्तावेजी विरासत के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर का रखरखाव करता है। उल्लेखनीय है कि यह रजिस्टर एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभावकारी दस्तावेजी विरासतों की एक सूची है। तो जो मोकैप है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभावकारी दस्तावेजी विरासतों की एक सूची तैयार करता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 6 से 10 मई 2024 की मध्य 10वीं जो मोकैप है वो आम बैठक का आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। तो मंगोलिया के उलान बटोर में 10वीं मोकैप आम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान मोकैप जो है वो क्षेत्रीय रजिस्टर में कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया। मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में 20 नई कृतियों को शामिल किया है तथा वर्ष 2024 में मोकैप जो है वो क्षेत्रीय रजिस्टर में भारतीय साहित्य की 3, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 महत्वपूर्ण कृति शामिल हुए हैं। ये 3 कृति कौन है? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन। तो 3 कृतियों को मोकैप में शामिल किया गया है जिनका नाम है तीनों का भारत का रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA इसने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचरितमानस के बारे में डिटेल से देखते हैं क्या है। तो 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को हिंदू साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। इसे तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां जो हैं नाम से मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। तो मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में तुलसीदास रचित रामचरितमानस को उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को भी रामचरितमानस का आधार माना जाता है।
तो जो 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, तो इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में रामायण है और इसको लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि गोस्वामी जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस के बालकांड में स्वयं लिखा है, इसके बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन मंगलवार को किया था। तो उन्होंने लिखा है इसमें कि इसका प्रारंभ उन्होंने 1631 ईस्वी में किए थे, अयोध्या में किए थे। विक्रम संवत का अनुसार जो चलता है, अभी हम लोग का गुप्त वंश में शुरुआत हुआ था विक्रम संवत का, तो कैलेंडर है एक तरह से ये मेजरमेंट का वर्ष को। तो 1631 में 1574 ईस्वी उसके अनुसार रामनवमी के दिन मंगलवार को उन्होंने लिखा था रामचरितमानस। नेक्स्ट है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के बारे में डिटेल से देखते हैं हम। तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियों नाम से शामिल किया है। तो इसको 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, तो 15वीं शताब्दी के पंचतंत्र दंत कथाओं की सूची में शामिल हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो पंचतंत्र है काव्य, पोएट्री और गद्य प्रोज में पशु दंत कथाओं एनिमल फेबल्स का एक संकलन है। तो इसमें काव्य भी हैं और पद्य प्रोज भी हैं और पशु दंत कथाओं का एक संकलन है। पंचतंत्र में कथाओं का 5 भागों में संकलन किया गया है। जो पंचतंत्र है उसमें जो कहानी है, कथाएं, उनको 5 भाग में संकलन किया गया है और 5 भागों में संग्रह के कारण इस कृति का नाम क्या बना है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र 15वीं शताब्दी के नियर था और इसमें 5 भाग में संकलन हुआ है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र हुआ। नेक्स्ट है जो थर्ड कृति है जिसको शामिल किया गया है मोकैप में, उसका नाम है सहृदय लोकलोचन। तो इसका डिटेल देखते हैं। सहृदय लोकलोचन के रचयिता हैं कौन है? तो आचार्य आनंदवर्धन। सहृदय लोकलोचन के रचयिता है आनंदवर्धन और इसे सहृदय लोकलोचन की पांडुलिपि जो भारतीय काव्य शास्त्र का मौलिक पाठ है, इसके नाम से मोकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। तो इसको मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ श्रद्धा लोचना सेमिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन पोएट्रीज के नाम से इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी की ये जो पुस्तक थी इसमें काव्य, नाट्य शास्त्र और नाट्य अंतर्दृष्टि थिएट्रिकल इंसाइट से संबंधित पाठ और चर्चाएं डिस्कशन शामिल हैं। अगला टॉपिक या हेडलाइन देख लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है वो पत्रकारों एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस सूचकांक को वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी एनजीओ है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित होता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आगे देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 22वां संस्करण को जारी किया गया और ज्ञातव्य है कि 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 3 मई डेट याद इम्पोर्टेंट है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये इस बार जो जारी हुआ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एनजीओ है उसके द्वारा 22वां संस्करण। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या है? तो इस दिवस का विषय है 3 मई को जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस में मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ग्रह के लिए एक प्रेस हो, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, इसका थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस और पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता इसका थीम है।
आगे देखते हैं तो अगला है दिया हुआ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति जो रही है वो रही है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की, मिडल ईस्ट की और नॉर्थ अफ्रीका की सबसे स्थिति खराब रही, क्योंकि वहाँ पे हमेशा युद्ध का माहौल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करनी प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा है? तो सेकेंड नंबर पे एशिया प्रशांत क्षेत्र और पहले नंबर पे था मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है कि WPFI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 3 स्थान में कौन है? तो पहले पे है नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे प्रेस की पूरी तरह से फ्रीडम है। डेनमार्क दूसरे पे है और स्वीडन तीसरे पे है। तो पहला याद करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले पे कौन है प्रेस में? तो नॉर्वे। और नॉर्वे को ये प्रेस फ्रीडम में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पे रखा गया है, जबकि वहीं इरिट्रिया जो है उसको सबसे लास्ट अर्थात 180 स्थान मिला है प्रेस के स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इरिट्रिया अंतिम स्थान पे है और नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। नॉर्वे पहले और इरिट्रिया अंतिम। शीर्ष रैंकिंग वाले 5 कंट्री दिए हुए हैं, तो हम लोग को बस पहला ही याद करना है, पहला नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, बाकी लास्ट याद कर लेना है इरिट्रिया। और भारत का रैंक याद करना है, तो भारत इस रैंक में है 159 स्थान पे। तो 180 देशों में भारत प्रेस के मामले में 159 स्थान पे है और पिछले वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत का स्थान था 161। तभी क्या हुआ है, भारत के सूचकांक में 2 अंक का इजाफा हुआ है। तो पिछली बार 23 में 161 था प्रेस में और अभी भारत का स्थान हो गया 159। नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 जो संकेतक है उसमें भारत की स्थिति दी गई है। तो 5 जो इसके इंडेक्स हैं प्रेस स्वतंत्रता जारी करने के, तो उसमें भारत की स्थिति दी गई है। तो हमें ये नहीं देखना है रैंक, ये देख लेना है कि ये जो 5 है किस टॉपिक पे ये जो रैंक है प्रेस स्वतंत्रता का वो जारी किया जाता है। तो पहला है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा। तो राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा इत्यादि के मामले में जारी किया जाता है प्रेस। और प्रेस में भारत का स्थान है कितना है? तो 159 है और पिछली बार था 161 आउट ऑफ 180 कंट्री। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन या अगला टॉपिक है हम लोग का, तो वो है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन जो है एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग को देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2024 को यूके की पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसके द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंक जारी किया गया। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंक में का यह 12वां संस्करण था और यह 2024 की रैंकिंग को तैयार करने के लिए कुल 18 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये है कि नवीनतम रैंकिंग में एशिया महाद्वीप के 31 देश हैं और उसके 739 विश्वविद्यालय हैं, उनको रैंक प्रदान किया गया है। तो एशिया महाद्वीप के 31 देशों की 739 विश्वविद्यालयों को रैंक दिया गया है। समग्र रैंकिंग में जो जापान है उसके सबसे अधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं और इस दृष्टि से भारत का 91 विश्वविद्यालय के साथ भारत एशिया में दूसरे स्थान पे है। तो एशिया महाद्वीप में भारत दूसरे स्थान पे है और जापान पहले स्थान पे है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में रैंकिंग्स में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। 23 में 75 थे, अभी 91। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंघुआ जो विश्वविद्यालय है, सिंघुआ इसको चीन का है, इसको प्रथम स्थान मिला है और यह लगातार 6वां वर्ष है जब इसको सिंघुआ को प्रथम स्थान मिला है।
नवीनतम रैंकिंग्स में से 10 विश्वविद्यालयों में चीन का मुख्य रूप से सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो एशिया का यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 10 में 5 तो चाइना के ही हैं। तो पहला देख लेते हैं। पहला है जो बहुत सालों से फर्स्ट स्थान अपना बनाए रखा हुआ है, तो ये है सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कहाँ का है, चीन का है। तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है, ये प्रथम स्थान पे है। दूसरा पेकिंग है, ये भी कहाँ का है, चीन का ही है। तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में एशिया के 100 विश्वविद्यालयों की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, जो कि 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान है जिसको स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है वो शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो भारत का एकमात्र संस्थान जिसको कि बेंगलुरु IISc बेंगलुरु है, जिसको 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान है, इसको शामिल किया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 देख लेते हैं। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में शीर्ष जो 3 भारतीय विश्वविद्यालय को मान्यता दिया गया है, इसको शामिल किया गया है। तो उनमें से पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसको कि 32वां रैंक प्राप्त हुआ है और टॉप 100 में भी ये आता है। और सेकेंड पे अन्ना विश्वविद्यालय जो चेन्नई में है, 119 रैंक पे है। और तीसरा है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरल के कोट्टायम में है, 134 नंबर पे। तो पहला हो गया बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान, दूसरा हो गया अन्ना विश्वविद्यालय और तीसरा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट हेडलाइन या टॉपिक है हम लोग का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक 2024। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक 2024 देख लेते हैं। वर्ष 2012 में पहली जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है WHR है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको जारी किया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट गैलप जो है उसको ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र का पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN तथा WHR के संपादकीय बोर्ड के मध्य एक साझेदारी के रूप में उल्लेखित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK के वेलबींग रिसर्च सेंटर का एक प्रकाशन है। तो 2024 से ये जो प्रसन्नता हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कौन जारी कर रहा है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर से इसका प्रकाशन किया गया है। आगे देखते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 143 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। तो अभी जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आया है तो उसमें विश्व के 143 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड घोषित किया गया। तो जो फिनलैंड है तो फिनलैंड को लगातार 7 वर्ष तक विश्व का सबसे प्रसन्न या सबसे हैप्पी कंट्री घोषित किया गया है। फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष और 6 बार से ये फिनलैंड टॉप पे है प्रसन्नता में। वहीं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ और यह विश्व का सबसे दुखी देश है। तो प्रथम और अंतिम इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना। हैप्पीनेस में प्रथम पे हो गया फिनलैंड और लास्ट पे हो गया अफगानिस्तान। बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवा जो है उनकी सूची में लिथुआनिया जो है, तो लिथुआनिया को विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया। तो वो सबसे प्रसन्न है ओवरऑल कैटेगरी में। तो फिनलैंड है, ये सिर्फ 30 वर्ष से कम आयु के जो भी युवा वर्ग है और किशोर वर्ग है, बच्चे हैं, उसमें लिथुआनिया सबसे प्रसन्न देश है। अर्थात कि ये बाद में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे देश में। आने वाला फ्यूचर में लिथुआनिया
हो सकता है सबसे प्रसन्न देश। जबकि 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सूची में डेनमार्क जो है वो विश्व का सबसे प्रसन्न देश है और ओवरऑल में है, तो ओवरऑल कैटेगरी में फिनलैंड टॉप पे है। तो 30 से कम वाले में हो गया लिथुआनिया प्रथम पे, और 60 वर्ष तक और 30 से ज़्यादा तो इस सूची में हो गया डेनमार्क। आगे देखते हैं शेष 3 देश इस रिपोर्ट के अनुसार। तो पहला पे फिनलैंड, दूसरा पे डेनमार्क और तीसरा पे आइसलैंड। तो बस पहला याद करना है, पहला है फिनलैंड। आगे देख लेते हैं। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 की समग्र रैंकिंग में भारत 126 नंबर पे है। 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पे है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक में। उल्लेखनीय है कि WHR 2023 में भी भारत को 126वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। 2023 में भी भारत प्रसन्नता में 126 था और 24 में भी भारत 126 स्थान अपना बरकरार रखा हुआ है। 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 127वें स्थान पे है। तो 30 वर्ष से कम आयु वाले में उसमें एक स्थान की बढ़ोतरी है, भारत में 127 नंबर पे है। जबकि 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वृद्धों की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 121वें स्थान पे है। तो युवाओं में प्रसन्नता में भारत 127 पे है और बुजुर्ग जो हैं एडल्ट हैं उसमें 121 है और ओवरऑल में 126 है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन ज्ञातव्य है कि 19 से 20 मार्च 2024 को लंदन के यूके में विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2017 में किया गया था, मियामी अमेरिका में आयोजित हुआ था और इस बार हुआ है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसके पहले हुआ था अमेरिका के मियामी में, सबसे पहले जो हुआ था 17 में और अमेरिका में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 11 मार्च 2024 को शिपरी द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 शीर्षक से जारी किया। शिपरी के आंकड़े जो हैं सौदों को वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरण और डिलीवरीज ऑफ आर्म्स की मात्रा दर्शाते हैं। इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो यह है कि स्मरणीय तथ्य इसका है कि 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शीर्ष जो 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं तथा उनके विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा है इस प्रकार है। तो पहले पे है अमेरिका, तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा है शस्त्र निर्यात में हिस्सा और ये है 42%। सेकेंड पे है फ्रांस, तो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे फ्रांस है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे चीन है और 5वें पे जर्मनी है। तो सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यात करता है अमेरिका अकेले 42% और ये 50% के काफ़ी करीब है, अर्थात ओवरऑल विश्व का लगभग 50% हिस्सा अमेरिका ही कर रहा है। सेकेंड पे फ्रांस, थर्ड पे रूस और फोर्थ पे चाइना। आगे देखते हैं उक्त 5 शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश संयुक्त रूप से वर्ष 2019 से 23 के दौरान विश्वव्यापी शस्त्रों के कुल 75% का निर्यात हेतु ये 5 देश उत्तरदायी हैं। 2019-23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश हैं। तो जो आयात में हैं, जो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं, उनमें से कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे भारत है। भारत सब शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। दूसरे पे है सऊदी अरब, तीसरे पे कतर, चौथा यूक्रेन और 5वां है पाकिस्तान। तो भारत पहले स्थान पे है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरा पे कतर है, चौथा यूक्रेन और 5वां है पाकिस्तान। उक्त शीर्ष जो 5 शस्त्र आयातक हैं उनका विश्व के कुल शस्त्र आयात में योगदान 35% है। तो ये ओवरऑल विश्व के मिला के 35% ये 5 देश ही मिलके मंगा लेते हैं। 9.8% तो भारत मंगाता है, सेकेंड पे सऊदी अरब और 5वें पे पाकिस्तान है। वर्ष 2019-23 की अवधि में भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पे है। आगे देखते हैं तो इस अवधि में भारत द्वारा
शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयात का 9.8% था। वर्ष 2014 से 18 एवं वर्ष 2019 से 23 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-23 की अवधि में भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं। तो भारत शस्त्र आयात में 4.7%, इसके पहले करता था, अभी 4.7% हो गया है, था 2014 से 18 के बीच में, अभी हो गया है कितना, तो 9.8%। शस्त्र आपूर्तिकर्ता में जो पहला देश है वो कौन सा है, तो वो रूस है। भारत के कुल शस्त्र आयात के 36% का अकेले भारत को निर्यात कौन करता है, तो रूस करता है। और भारत जो है वो रूस से 36% जो हथियार का है वहाँ से वो आयात करता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत हथियार मंगाता है, तो कहाँ से, तो फ्रांस से। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रूस भारत को हथियार देता है, और दूसरा नंबर पे फ्रांस देता है, और तीसरा नंबर पे है अमेरिका। तो 36% रूस से, 33% फ्रांस से और 13% अमेरिका से। नेक्स्ट हेडलाइन है अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। अंकोर को यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर को यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर जो नाम है वो नोकोर से लिया गया। अंकोर नाम जो है वो नोकोर से लिया गया है, और नोकोर है एक खमेर शब्द है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य। तो वस्तुतः अंकोर जो है कंबोडिया के सियम रीप प्रांत में अवस्थित है, और अंकोर का दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अंकोर जो है वो 9वीं से 14वीं शताब्दी तक खमेर कला की एक पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट भी स्थित है। तो अंकोर में प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट है, और अंकोर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अंकोर वाट के नाम जो है वो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज है। तो अंकोर वाट में जो अंकुर है, अंकुर जगह है, वहाँ पे अंकोर वाट जो मंदिर है उसको विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था 12वीं शताब्दी में। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कब किया गया था, ये किया गया था 12वीं शताब्दी में। खमेर साम्राज्य के राजा उस समय थे सूर्यवर्मन द्वितीय, इनके द्वारा करवाया गया था। यह जो मंदिर है मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित था। अंकोर वाट हालांकि 12वीं सदी के अंत तक अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले यह विष्णु को समर्पित था, उसके बाद इसको बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। 15वीं सदी एवं उसके उपरांत अंकोर वाट जो है अपनी महत्वता धीरे धीरे खोता गया, परंतु 1860 ईस्वी में जो फ्रांसीसी खोजकर्ता थे उनका नाम था हेनरी मोहोट। तो 1860 में फ्रांस के रहने वाले थे हेनरी मोहोट, इन्होंने इस स्थल की खोज की, और इस स्थल पर पहुंचने के उपरांत इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त होगी 1860 में, और ये बना था 12वीं सदी में ही। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अंकोर वाट से देखते हैं। हाल ही में कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट है वो विश्व के 8वां अजूबा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया है। तो आधिकारिक तौर पे 7 हैं विश्व के वंडर, 7 अजूबे हैं, उसमें से 8वां इसको अनाधिकारिक रूप से इसको अनाधिकारिक शीर्षक से नवाज दिया गया है, और इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इटली के प्रसिद्ध नेक्स्ट है इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पोई को पीछे छोड़ करके अंकोर वाट जो है वो विश्व के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट तथा लंदन स्थित रॉयल एम्बेसी ऑफ कंबोडिया द्वारा की गई है। तो विश्व के 8वें अजूबे के रूप में इसको मान्यता मिला। इसका पुष्टि वहाँ के प्रधानमंत्री अर्थात कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो हुन मानेट हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट हैं ये, और लंदन स्थित रॉयल एम्बेसी ऑफ कंबोडिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि गौरतलब है कि विश्व का 8वां अजूबा उन नई इमारतों परियोजनाओं
या डिजाइनों समेत अन्य को दिया जाने वाला एक अनौपचारिक शीर्षक है जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के समान माना जाता है। तो विश्व का 8वां अजूबा उन इमारतों या परियोजनाओं या डिजाइनों को दिया जाता है अनौपचारिक शीर्षक जिसे 7 अजूबा के समान माना जाता है, परंतु 7 अजूबा में शामिल इसको नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसके सदृश जो है उनको 8वां अजूबा अनौपचारिक खिताब मिलता है। विश्व के 7 नए अजूबे जो हैं इनके बारे में देखते हैं डिटेल से। तो पुर्तगाल का जो लिस्बन शहर है वहाँ पे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 7/7/2007 को विश्व के 7 नए अजूबों की आधिकारिक घोषणा की गई थी। तो पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 7/7/2007 को 7 अजूबा की आधिकारिक घोषणा की गई और 7/7/2007 को आधिकारिक घोषणा के अनुसार विश्व के 7 नए अजूबों में सभी एक समान है तथा सूची में कोई रैंक नहीं प्रदान की गई है, ताकि क्योंकि सातों के सातों अजूबे एक समान है, सदृश है, उनका कोई रैंक नहीं डिसाइड हुआ। जिन 7 नए अजूबों की घोषणा की गई उनके नाम दिए गए हैं, तो जिसमें से पहला भारत का है ताजमहल। तो विश्व के 7 अजूबों में से एक भारत का ताजमहल भी शामिल है। दूसरा है इटली का कोलोचियम, इटली का कोलोचियम है। आगे देखते हैं तीसरा है पेरू में स्थित है माचू पिच्चू, तो पेरू का माचू पिच्चू तीसरा अजूबा है। चौथा है जॉर्डन में स्थित पेट्रा, तो जॉर्डन का पेट्रा चौथा है। पांचवा है चीन की महान दीवार, ये भी 5वां अजूबा है। और छठा है द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर जो कि ब्राज़ील में है, द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील का। और 7वां है चिचेन इत्जा जो कहाँ पे स्थित है, मैक्सिको पे। नेक्स्ट है कि प्राचीन विश्व के 7 जो आश्चर्य हैं या अजूबे हैं उनका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो प्राचीन विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं ये तो अभी देख लिए, 7 हम लोग अजूबे विश्व के। तो विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से केवल गीजा के महान पिरामिड ही शेष बचे हैं। तो प्राचीन समय के जो 7 अजूबा है आश्चर्य उनमें से मात्र एक गीजा के महान पिरामिड ही अभी तक बचा है, बाकी भूकंप, आग या अन्य कारणों से नष्ट हो गए, बाकी 6 नष्ट हो गए हैं, एक बस गीजा का महान पिरामिड बचा है। प्राचीन समय के विश्व के 7 मूल्य आश्चर्य अजूबे निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है गीजा का महान पिरामिड जो स्थित है मिस्र में। दूसरा है रोड्स का कोलोलोस जो कहाँ स्थित है, ग्रीस में, रोड्स का कोलोलोस जो ग्रीस में है। तीसरा है अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, ये मिस्र में है, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर पे माउसोलस का मकबरा जो तुर्की में है, माउसोलस का मकबरा तुर्की में। 5th है आर्टेमिस का मंदिर जो कि तुर्की में है, आर्टेमिस का मंदिर। और 6 है ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति जो कि प्राचीन ग्रीस में है, ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति जो प्राचीन ग्रीस में है। और 7वां है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन जो कि इराक में है, तो बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन जो कि इराक में है। और इसमें से एकमात्र गीजा के महान पिरामिड जो मिस्र में अभी बचा हुआ है, बाकी सारे नष्ट हो गए हैं। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य। तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, इसको देख लेते हैं। अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों, और ये 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों में है यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और लग्जमबर्ग। इन देशों ने वाशिंगटन संधि या उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। नाटो एक अंतर सरकारी राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। नाटो एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य है कि एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत्र के नीचे लाना है। तो जो नाटो का गठन हुआ था 1949 में 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों को मिला करके, और उसके साथ ही अमेरिका और कनाडा, ये 2 देश हो गए। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के 2 देश से अमेरिका और कनाडा, उसके साथ ही 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों को मिला के यह हस्ताक्षर हुआ था अप्रैल 1949 में। और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका उद्देश्य था
कि एक अंतर सरकारी राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन मजबूत करना था। इसका उद्देश्य ये भी था कि उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त जो भी देश से स्वतंत्र हुए उनको सभी को एक छत्र के नीचे लाना है। विदित है कि नाटो जो है वह यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय जो है इस गठबंधन का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है और यह मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, यह इसका केंद्र है प्रशासनिक। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट स्मरणीय तथ्य देखते हैं तो यह है कि 7 मार्च 2024 को स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य बन गया था। 7 मार्च 2024 को स्वीडन है वो 32वां सदस्य बन गया है, लेकिन जब स्थापना हुआ तो मात्र 12 सदस्य ही थे। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण एसोसिएशन से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही स्वीडन को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई। स्वीडन एक नॉर्डिक देश है, स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है और यह वर्ष 1995 से यूरोपीय संघ का सदस्य है। 1995 से यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है स्वीडन। हालांकि अभी तक इसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यूरोपीय यूनियन के जो भी देश यूरोप की कंट्रीज के मेंबर होंगे वो अपनी मुद्रा यूरो को स्वीकार करेंगे, परंतु स्वीडन अभी नहीं किया है। स्वीडन एवं नाटो जो है इनके मध्य में 1994 में स्थापित हुए थे और जब स्वीडन पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ था तब जाके इसका नाटो से संबंध स्थापित हुआ था 1994 में। अगला हम लोग का है हेडलाइन टॉपिक है याओंडे घोषणा। तो याओंडे घोषणा को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।